हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका कोशिका वाला चैप्टर स्टार्ट किया गया है, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। साधारण कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको आप आद्य कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कल हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसमें आपको ग्रीन पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्रीन नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बताया गया था। स्क्रीन पे आपको ग्रीन नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्रीन पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको टेबल फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। कुछ लाइंस में ही बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसमें, और एग्जाम्पल जो है वो भी दिए गए हैं। तीन एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, उसमें अलग अलग कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो यूकैरियोटिक कॉन्सेप्ट आपका है यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उसके बारे में बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? रिप्रेजेंट्स सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। यानी कि यूकैरियोटिक सेल का सीधा सा मतलब है कि वहां पे प्रोटिस्टा से रिलेटेड, प्लांट्स से रिलेटेड, एनिमल्स और फंगी से रिलेटेड कोशिकाओं की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, यानी कि मोनेरा की बात यहाँ पे नहीं हो रही है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया की बात हो रही थी, तो मोनेरा में पाए जाने वाले सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपका प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। इसमें सभी बैक्टीरिया भी शामिल हैं, और प्रोटिस्टा और आपका प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी ये आपका आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में। अब इसमें सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट दैट वर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट थे लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर एनवेलप। मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, क्रोमोसोम्स के रूप में भी आपको मिलता है। उसमें हैज कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइकोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सी जटिल संरचनाएं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक सेल्स में, पादप कोशिका में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक सेल्स में आपका सेल वॉल पाई जाती है, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और एक केंद्रीय रसधानी पाई जाती है, विच आर एब्सेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है पर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आते हैं, उनमें क्या चीजें पाई जाती हैं? एनिमल सेल्स पॉजेस सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, न्यूमरस स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स विच आर एब्सेंट फ्रॉम प्लांट सेल, है ना। सभी प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंगी में पाई जाने वाली जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनको यूकैरियोट्स में शामिल किया गया है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के कारण से साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव
कंपार्टमेंटाइजेशन पाया जाता है, कंपार्टमेंटाइजेशन पाया जाता है, यानी कि कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, या ये कह सकते हैं बहुत सा बड़ा घर है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब है इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स की वैरायटी पाई जाती है और जेनेटिक मटेरियल इसमें ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम बनाता है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल्स डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्लांट यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट होती हैं एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में। प्लांट सेल्स में सेल वॉल, प्लास्टिड्स और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, जो प्लांट सेल में लगभग एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो देखिए 90s 50s में, यानी कि 1950 जब चल रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। ठीक है, इस बीच स्पेशली ह्यूमंस की आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर केमिकल स्टडी करने के बाद फिर वैज्ञानिकों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। कब? 1950 में। इन स्टडीज के बाद क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी होती है, और लिपिड्स जो हैं वो बाई लेयर में रहते हैं, यानी कि डबल लेयरिंग उसकी होती है। लिपिड्स इस तरह के मेम्ब्रेन में अरेंज रहते हैं कि बाहर की ओर इनका पोलर हेड और अंदर की ओर इनका हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना। यानी कि उसकी स्ट्रक्चर को ढंग से अच्छी तरीके से जो देखने का काम हुआ वो आपका 1950 के बाद ही हुआ, है ना। इससे क्या पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई नॉन पोलर टेल एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहती है। Composed cell membrane is composed of a lipid bilayer which with a polar head towards the outer side and hydrophobic tails towards the inner side. So the non-polar hydrophobic tail is protected from aqueous environment. अब इसमें सेल मेम्ब्रेन में और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी इंटीग्रल lying buried in the membrane or peripheral lying on the surface of the membrane. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो इंटीग्रल भी हो सकती हैं, हो सकता है मेम्ब्रेन के अंदर वो बरीड हो या फिर सरफेस पर ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपका सेल मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई नॉन पोलर टेल होती है, एक्वस एनवायरनमेंट से ही प्रोटेक्ट होती है। और मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट में क्या प्रेजेंट होता है? ज्यादातर मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंपोनेंट है उसमें स्पेशली फॉस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें आपका फॉस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद में बायोकेमिकल जब खोज हुई तो उस समय पे क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेल में प्रोटीन का और लिपिड का जो रेशियो है, जो उसकी मात्रा है, वो वेरी करती है, यानी कि डिफरेंस है। मनुष्य की इरिथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन में आप नोट करेंगे, मनुष्यों की जो इरिथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन्स होती हैं और लगभग 40% के करीब लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं, जिसके बारे में हमने बात करी। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी इंटीग्रल, दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है आपकी इंटीग्रल और दूसरी होती है पेरिफेरल। तो इंटीग्रल का मतलब क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब है कि ये पार्शियली या पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में धंसी हुई होती है।
ठीक है। और पेरिफेरल प्रोटीन का क्या मतलब है कि पेरिफेरल प्रोटीन ये मेम्ब्रेन की सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करके आया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। तो इसमें क्या कहा गया कि वैज्ञानिक थे एक सिंगर और निकोलसन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? सिंगर और निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए एक इम्प्रूव्ड मॉडल प्रपोज किया। कौन से सन में? 1972 में। कौन से सन में क्या प्रपोज? 1972 में। 1972 में उन्होंने प्रपोज किया और उस मॉडल को इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या कहा उसको हम समझेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो किसने प्रपोज किया? सिंगर एंड निकोलसन ने, shows that the quasi-fluid nature of lipids enables lateral movements of proteins within the bilayer। इनके अनुसार क्वासी फ्लूइड का मतलब अर्ध तरल, क्वासी फ्लूइड का मतलब अर्ध तरल, इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरल स्वभाव होने के कारण, यानी कि फुल्ली लिक्विड भी नहीं है, फुल्ली सॉलिड भी नहीं है ना, अर्ध तरल पदार्थ जो है उस स्वभाव के कारण ओवरऑल बाइलेयर में प्रोटीन्स जो है वो लेटरल मूवमेंट करती रहती हैं, है ना। फ्लूइडिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू अलाउ मेम्ब्रेन विद इन इटसेल्फ। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी आपका किसी भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मूव करने की एबिलिटी जो है उसको आप फ्लूइडिटी के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर, मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर होता है वो क्या कहलाता है? सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, उसका फॉर्मेशन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, इन सब के लिए फ्लूइड नेचर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन is important for cell division, cell growth, the formation of intercellular junctions, secretion and endocytosis. Transport across plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना होगा। मेम्ब्रेन्स का जो फ्लूइड नेचर होता है, फ्लूइडिटी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। फ्लूइडिटी से आप क्या समझते हैं? तो फ्लूइडिटी के बारे में आप लिखेंगे कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स की जो मूवमेंट की एबिलिटी होती है उसको आप फ्लूइडिटी के रूप में मेजर कर सकते हैं। मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर वो क्या है? मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर वो क्या है? सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन, सिक्रीशन और एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेम्ब्रेन का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना मेम्ब्रेन का मेन काम होता है। मेम्ब्रेन अपने दोनों ओर से उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स है, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वर्णात्मक पारगम्य होती है। और इसमें आपका दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या चाहिए? पैसिव ट्रांसपोर्ट में डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूट्रल सॉल्यूट मूव्स बाय डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सांद्रता के अनुसार। वाटर मूव्स थ्रू ऑस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट डिफ्यूज मूव थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरीड आउट बाय कैरियर प्रोटीन्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इसमें बिना एनर्जी खर्च किए मेम्ब्रेन के दोनों ओर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूट जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा मेम्ब्रेन के दोनों ओर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा सांद्रता वाले विलेन से कम सांद्रता वाले विलेन की तरफ। डिफ्यूजन के द्वारा जल का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है, वो क्या कहलाता है आपका? ऑस्मोसिस कहलाता है। नॉन पोलर जो लिपिड बाइलेयर होती है उसका पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते हैं, तो इन्हें आर पार जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर के द्वारा पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो पास नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें आर पार जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, और ये कैरियर प्रोटीन जो है वो उसके थ्रू कभी कभी ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन आर पार ट्रांसपोर्ट करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है। और इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जहां पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स इनका मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है ना, उसके विरुद्ध। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है, और इसमें एनर्जी की जरूरत होती है या एटीपी कणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, वो आपका हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका आप डायग्राम बनाना सीख लेंगे, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और आपका ग्लाइकोप्रोटीन, इनको सबको नेमिंग करेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की भी लेबलिंग करेंगे आप। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार ध्यान से, वो एग्जाम में बनाने के लिए डायग्राम हो सकता है ना आए, एग्जाम में बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्या उसके बारे में आपको पढ़ना आना चाहिए। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? आपका यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में सेल वॉल की बात करी जा रही है। तो जो सेल वॉल होती है आप सबको पता है, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक दृढ़ संरचना होती है और निर्जीव होती है। नॉन लिविंग दृढ़ संरचना होती है जो फंगी और प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बनाती है? आउटर कवरिंग बनाती है। जो प्लांट्स की और फंगी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग जो है वो बनाती है। सेल वॉल सेल को शेप देने के साथ साथ सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाती है, सुरक्षा का काम करती है। मतलब क्या है? वो मैकेनिकल डैमेज से बचाती है और इन्फेक्शन से भी बचाती है। सेल वॉल और क्या करती है? सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्पफुल होती है, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए ये बैरियर बना देती है। क्या करती है? अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए बैरियर बनाती है। अब इसमें अगर बात करें एल्गी के सेल वॉल की, तो एल्गी के सेल वॉल में सेलुलोज, कैलेक्टेंस, मेनेंस और मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट उसकी बनी हुई होती है सेल वॉल। लेकिन दूसरे प्लांट्स में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। पॉइंट को ध्यान से अंडरलाइन कर लेंगे या नोट कर लेंगे, हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द सेल मेम्ब्रेन इन फंगी एंड प्लांट्स। कैसी है? गिव्स शेप, सेल वॉल गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू सेल।
सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी कि आपस में कोशिकाओं के बातचीत में सहायक होती है। प्रोवाइड्स अ बैरियर अगेंस्ट अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के खिलाफ बैरियर प्रोवाइड करती है। एल्गी की सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल हैज सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट उसकी बनी हुई होती है। लेकिन प्लांट की सेल वॉल कैसे बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल हैज सेलुलोज, हेमीसेलुलोजेस, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन्स की और प्रोटीन्स की मिलकर के बनी हुई होती है। इन अ यंग प्लांट सेल, एक तरुण पादप कोशिका में, द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, इट diminishes as the cell matures and is replaced by the secondary cell wall towards the inner side of the cell. आपका जो सेल वॉल होती है वो उसके ग्रोथ की क्षमता मैच्योरिटी के साथ साथ घटती जाती है। यंग प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो ग्रोथ करने में कैपेबल होती है, ग्रोथ करने के लायक होती है, तो प्राइमरी, उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। अब जब ग्रोथ की क्षमता सेल की मैच्योरिटी के साथ जो है वो घटती जाती है और सेल के अंदर की ओर जो है वो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, तो प्राइमरी वॉल जो है वो डिमिनिश होने लगती है और सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। अब इसमें प्लांट, जैसे दो प्लांट सेल्स हैं, आपस में दो प्लांट सेल्स हैं अगल बगल, तो वो सेपरेट कैसे होती हैं? नेबरिंग प्लांट सेल्स आर सेपरेटेड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो है वो किस चीज की बनी हुई होती है? वो आपका बनी हुई होती है कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई एक लेयर होती है जो आसपास की डिफरेंट सेल्स को चिपकाए रहती है या पकड़े हुए रहती है। जो मिडिल लैमेला है वो किस चीज की बनती है? मिडिल लैमेला बनती है मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई एक लेयर होती है जो आसपास की डिफरेंट सेल्स को पकड़े रखने का काम करती है। और इसके बाद जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला, सेल वॉल और मिडिल लैमेला, ये दोनों के दोनों प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ट्रांसवर्स आ जा सकते हैं, यानी कि आर पार आ जा सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा transfers the cell wall and the middle lamella and connects cytoplasm of the neighboring cells, यानी कि हम कह सकते हैं कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच का दरवाजा। ठीक है, क्या है? सेल वॉल और मिडिल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ट्रांसवर्स आ जा सकते हैं और प्लाज्मोडेस्माटा ही आसपास की सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हो गई सेल वॉल की। ठीक है, अब सेल वॉल के बाद यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है और उसमें स्पेशलाइज्ड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अलग अलग कोशिकांगों के नाम, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होगी, उसमें आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात होगी, गोल्गी ऑपरेटस की बात होगी, थोड़ा सा विस्तार में होगी, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहता है कि हर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, हर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, जिन कोशिकांगों के मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन इसमें कई ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इनकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इनको
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम्स आता है और वैक्यूल्स आते हैं, है ना। सम ऑर्गेनेल्स with coordinated functions together constitute the endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन बनाता है? कुछ ऑर्गेनेल्स मिलकर के आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है और लाइसोसोम्स आता है और वैक्यूल्स जो हैं वो आते हैं। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जितने हैं उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस काफी अलग होते हैं, है ना। जिसमें कई ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े जुड़े से रहते हैं और इसी कारण से इसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। नाम से ही अपनी आधी बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स उसका जो काम है वो ऊपर जो हमने कोशिकांगों की बात करी उनसे रिलेटेड ही नहीं होते हैं, इसलिए इनको किसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा सेल ऑर्गेनेल मतलब कनेक्टिव होता है। उसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आया है तो वो क्या है? नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को और पेरोक्सीसोम्स को नहीं रखा गया है, ठीक है। इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते हैं। उसके बाद आता है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आप शॉर्ट में ER से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा यूकैरियोटिक सेल्स की स्टडी से क्या पता चलता है कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क फैले हुए होते हैं, पतली पतली नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम, उस शब्द को तोड़ के समझने की कोशिश करिए। एंडो यानी कि अंदर, प्लाज्मिक प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम का मतलब जाल, नेटवर्क, यानी कि प्लाज्मा के अंदर फैला हुआ जाल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, जो पतली पतली नलियों के रूप में, ट्यूब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा यूकैरियोटिक सेल्स की जब स्टडी की गई तो उस समय पे पता चला कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क फैले रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बच्चों, आज की क्लास में यूकैरियोटिक सेल्स में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में जाना, सेल वॉल के बारे में जाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। That's all for today. Have a nice day. Take care.